नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज हम बात करेंगे राइनोप्लास्टी सर्जरी यानी नाक की सर्जरी के बारे में, जिसमें किसी व्यक्ति के नाक का ऑपरेशन करके उसे नया आकार दिया जाता है या सांस लेने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। किसे राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, सर्जरी से पहले और बाद में क्या सावधानियां बरती जाए, राइनोप्लास्टी सर्जरी किस उम्र में और कौन करवा सकता है, सर्जरी के क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो राइनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकृति हॉस्पिटल के कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर दीपक कुठारी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। नमस्ते डॉक्टर साहब, राइनोप्लास्टी सर्जरी, इसको समझना सबसे पहले आसान शब्दों में कैसे समझे, क्या है ये सर्जरी? राइनोप्लास्टी मतलब नाक से रिलेटेड नाक की सर्जरी को बोला जाता है। इसको नोज जॉब भी कहा जाता है, इंग्लिश में नोज जॉब बोलते हैं और हिंदी में इसको नाक की सर्जरी बोलते हैं। ये दो टाइप की सर्जरी होती है राइनोप्लास्टी मतलब, एक होता है नाक का आकार चेंज करना और एक होता है जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है उसमें जो सर्जरी होती है उसमें। इन दोनों सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहा जाता है। बिल्कुल, और चूंकि आपने बता दिया कि दो कारणों से ये सर्जरी होती है और इस वजह से और क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर इसके प्रकार की बात करें, जैसा आप बता रहे हैं कि एक तो लुक चेंज करने के लिए भी ये होती है और दूसरा अगर सांस लेने में तकलीफ है ये एक भी होती है, और कोई भी प्रकार होते हैं इसके सर्जरी के? मेनली ये दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है कि जैसे अगर टेढ़ी नाक है या भद्दी नाक है या नाक में कोई ऐसा दबाव है या हड्डी उठी हुई है, उस वजह से अगर नाक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चेहरे में। नाक सबसे उभरा हुआ पार्ट है चेहरे का, तो नाक अगर सही नहीं दिखती है तो पूरा चेहरा खराब दिखता है। उसको सही करने के लिए जो ये सर्जरी होती है उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं मेनली। ये एक इंडिकेशन होता है सर्जरी करने का। छोटी नाक को थोड़ा बड़ा करना, बड़ी नाक को थोड़ा छोटा करना, चौड़ी नाक को पतला करना, पतली नाक को थोड़ा अगर चौड़ा कर सकते हैं। अगर टिप जो होती है ये अगर बड़ी है तो इसको हम थोड़ा शार्पन कर सकते हैं। उठी हुई ये नाक को थोड़ा दबाना या दबी नाक को उठाना, ये सब थोड़े कॉस्मेटिक इंडिकेशंस है। प्लस दूसरा जो इंडिकेशन है राइनोप्लास्टी का, जो नाक के अंदर सांस लेने के लिए वॉल्स होते हैं, कार्टिलेज जो होती है नाक की, जो हड्डियां होती हैं वो वॉल्स का आकार लेती हैं। तो ये वॉल्स में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आता है या वॉल्स अगर दबे हुए रहते हैं तो इनको भी राइनोप्लास्टी की सर्जरी के द्वारा खोला जाता है, जिससे कि सांस लेने में आसानी रहे और सांस जो बराबर जितनी मात्रा में जानी चाहिए उतनी मात्रा में जाए। उसके लिए भी हम राइनोप्लास्टी की सर्जरी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं एक तो अपने चेहरे का लुक, अपना लुक चेंज करने के लिए लोग ये सर्जरी को प्रेफर करते हैं, दूसरी सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि आजकल जो है खर्राटे की जो समस्या है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। क्या ये सर्जरी कॉमन प्रॉब्लम है? क्या ये सर्जरी इसमें भी कारगर है? ये एक सर्जरी खर्राटे की समस्या एक्चुअली पूरा जो नाक के पीछे का पोर्शन होता है उससे ज्यादा रिलेटेड रहती है, पर डेफिनेटली राइनोप्लास्टी जो होती है, सेप्टो राइनोप्लास्टी, ये भी इसका एक पार्ट है। अगर जो हमारा जो नाक का ऊपरी हिस्सा होता है सेप्टम, अगर ये थोड़ा टेढ़ा होता है, इसकी वजह से नाक में आता है ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब नाक में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो अगर रुक के नाक आती है तो आदमी फिर या तो मुंह से सांस लेता है या फिर पीछे के जो टर्बिनेट्स अंदर में जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से खर्राटे आते हैं। तो डेफिनेटली जरूर ये है कि राइनोप्लास्टी खर्राटे में भी अगर नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक के बाहरी हिस्से में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये जरूरी है खर्राटे को ठीक करने के लिए। खर्राटे को ठीक करने के लिए, और जैसे कि कई स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर साहब जिसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि ख्याल रखना होता है खिलाड़ी को कि कहीं नाक में गंभीर चोट ना आए, जिसकी वजह से भी एक यहाँ से एक हड्डी निकाल दी जाती है नाक से। क्या इस सर्जरी के अंतर्गत ये भी आता है? जी हाँ, ये भी एक उस पार्ट ऑफ सर्जरी है कि खिलाड़ियों में जनरली आप देखें एथलीट्स वगैरह जो रहते हैं उनको नाक में चोट बहुत कॉमनली लगती है। तो अगर नाक की जो हड्डी टूटती है उसको भी अगर शेप करना है या उसको भी प्रॉपर शेप में लाना है, वो भी एक तरह की राइनोप्लास्टी सर्जरी ही है।
ऑल्दो वो हड्डी का पार्ट है लेकिन उसको भी राइनोप्लास्टी बोलते हैं, क्योंकि नाक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है चेहरे में। उसमें दो हड्डियां आजू बाजू में होती है, उसके नीचे दो कार्टिलेज होती है, उसके नीचे और दो कार्टिलेजेस होती है, और अंदर बहुत सारा मेम्ब्रेन्स रहता है। तो पूरा एक स्ट्रक्चर को हमको ठीक करना है, ना कि अगर हड्डी टूट जाए तो हड्डी को ठीक करना है। वैसे ही सेप्टम होता है, बहुत से लोगों में सेप्टम बहुत तकलीफ देता है अगर वो टेढ़ा होता है, तो राइनोप्लास्टी, सेप्टो राइनोप्लास्टी बोला जाता है उसे। उसके थ्रू हम सेप्टम को सीधा करते हैं, या सेप्टम जो खराब जो टेढ़ा है उस उत्ते पोर्शन को निकाल देते हैं। ओपन वर्सेस क्लोज्ड राइनोप्लास्टी क्या होती है डॉक्टर साहब? ये राइनोप्लास्टी के दो प्रकार है। ओपन राइनोप्लास्टी मतलब हम नाक में एक छोटा सा चीरा जो बाहर दिखता है उसके थ्रू पूरी नाक को ओपन करते हैं, और उसमें जो जो स्ट्रक्चर्स को ठीक करना है उसको ठीक करते हैं। क्लोज राइनोप्लास्टी में जो चीरा लगता है वो नाक के अंदर लगता है, तो वो जो एक छोटा सा स्कार है वो नहीं दिखता। अब दोनों में अंतर यह है कि क्लोज राइनोप्लास्टी में आप बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर सकते नाक में, क्योंकि हम एक छोटे से इंसिडेंस एक क्लोज स्पेस में, मतलब एक सीमित स्पेस में काम कर रहे हैं। ओपन राइनोप्लास्टी में हमारा पूरा स्ट्रक्चर खुला हुआ है और जो चीजें हमारे सामने है, जो जो चीज हमको चेंज करना है, ऊपर का कार्टिलेज चेंज करना है, हड्डी को चेंज करना है, साइड का चीज चेंज करना है, तो ओपन राइनोप्लास्टी बहुत इजी सर्जरी है। लेकिन ओपन राइनोप्लास्टी का ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा निशान आता है। ओपन राइनोप्लास्टी में जो निशान दिखता है वो बहुत ही छोटा सा निशान ये इस लाइन में नाक के एकदम नीचे के हिस्से में दिखा जाता है, जिसमें कि जो कोई अगर चेहरा ऊपर करेगा तभी दिखेगा। तो बेहतर सर्जरी जो है, जो प्रॉपर राइनोप्लास्टी करते हैं, जनरली हम लोग ओपन राइनोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। हाँ, सिर्फ अगर छोटा सा पार्ट है, अगर कोई हमको मरीज या पेशेंट डिमांड करता है कि हमको नाक को सिर्फ उठाना है या हमको सिर्फ छोटा सा टिप में हमको शार्पन करनी है, तो हम लोग क्लोज राइनोप्लास्टी अप्रोच से भी करते हैं, जिसमें कि निशान बिल्कुल नहीं दिखता। डॉक्टर साहब, जो आपने दो तीन कारण तो हमने जिस पर चर्चा की, एक तो खर्राटे अगर आते हैं उसमें एक कारगर है, दूसरी आपने ये बताया कि अगर कुछ खेल ऐसे होते हैं जहां पर नाक में गंभीर चोट लगने की संभावना होती है, उसके लिए भी ये सर्जरी हो सकती है। और किन किन कारणों से और किन किन वजहों पर ये सर्जरी कारगर होती है? मैं आपको सारे इंडिकेशंस एक एक करके नाक में बताता हूँ। सबसे जो कॉमन हमारे पास आते हैं वो होता है सेप्टम, जो होता है सभी लोग जो होते हैं नाक की, ये जो है, ये जो पोर्शन होता है नाक का ऊपर का, इसको सेप्टम कहा जाता है। ये सॉफ्ट हड्डी है, एक्चुअली कार्टिलेज है, ये बहुत से लोगों में बेंड रहती है। ये बेंड रहने के कारण अंदरूनी नाक में काफी दबाव रहता है, उसकी वजह से पूरे चेंजेस आ जाते हैं नाक में। सांस लेने में दिक्कत, बार बार सर्दी होना, बार बार साइनस का प्रॉब्लम होना, साइनस का बढ़ जाना, तो उसको करेक्ट करना राइनोप्लास्टी के द्वारा, मतलब ओपन राइनोप्लास्टी करके या फिर सिर्फ सेप्टम को करेक्ट करके कर सकते हैं। फिर बहुत से लोग नाक से खुश नहीं रहते, किसी को लगता है कि नाक में चौड़ाकरण है, नाक में थोड़ा सा भारीपन है, नाक में ये है, नाक का बल्ब बहुत बड़ा हुआ है। सब चाहते हैं कि नाक सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट होती है। जब भी आप फेस का फोटो लेते हैं, जब भी आप किसी चीज का फोटो लेते हैं, साइड प्रोफाइल भी लेंगे, तो सबसे ज्यादा चीज जो होती है वो नाक प्रोजेक्ट होती है। तो नाक एकदम परफेक्ट रहनी चाहिए। सभी को शौक है कि नाक अच्छी दिखती है तो चेहरा अपने आप अच्छा दिखने लग जाता है। तो हमारे पास ये इंडिकेशन भी बहुत सारे आते हैं। कॉस्मेटिक वाले पेशेंट भी बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारी नाक का शेप ये थोड़ा बहुत चेंज करना है। वो इनफैक्ट हमसे पूछते भी हैं कि और क्या क्या चेंज कर सकते हैं हमारे फेस में, नाक में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। वो हम सब बता के और फिर हम लोग राइनोप्लास्टी में लेके जाते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि अपने चेहरे के खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, लुक चेंज करने के लिए लोग अक्सर आपके पास आते हैं और ये चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, ये जो सर्जरी है, पहले बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने भी ये सर्जरी करवाई है, हीरो हीरोइंस ने भी ये सर्जरी करवाई है। अगर इसकी लागत की बात करें डॉक्टर साहब, क्योंकि पहले तो माना जाता था कि ये काफ़ी इसमें लागत होती, काफ़ी पैसे इसमें लग जाते हैं, फिलहाल इसकी लागत की बात करें जो आपके हॉस्पिटल, आकृति हॉस्पिटल में उपलब्ध है? जी, लागत देखिए बहुत ज्यादा नहीं है। ये सर्जरी, ये सब बोलने की बात है कि लागत नॉर्मल जो हर्निया हाइड्रोसील की सर्जरीज होती है उनकी भी लागत उतनी रहती है जितने की हम लोग। इसका समय की बात करूं तो ये क्या सर्जरी करना है, कितना एक्सटेंट तक हमको जाना है, अगर पूरा नाक का शेप चेंज करना है तो डेफिनेटली काम ज्यादा रहता है, लागत थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अदरवाइज जैसे मैं बोलूं तो ये 40 से 50 हजार के अंदर यहाँ पे हम लोग ये सर्जरी कर लेते हैं टोटल, जितना भी चेंजेस करना है नाक में, और थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो बहुत महंगी सर्जरी, ये भ्रम है लोगों का कि ये बहुत महंगी सर्जरी है, ऐसा है। ये सर्जरी बहुत इकोनॉमिकल है एक्चुअली।
ब्रीदिंग इसके प्रॉब्लम results के लिए इतने अगर बात अच्छे करें, हैं। जी डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी इसके कीजिए। रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि मतलब वर्थ सर्जरी होती है ये कराने के लिए। चलिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम की अगर बात करें डॉक्टर साहब, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ब्रीदिंग इंप्रूव करने के लिए ये सर्जरी काफी कारगर है। उम्र की बात करें, किस उम्र और किस वर्ग में, किस उम्र में या क्या आनुवंशिक भी ये समस्या हो सकती है जिसे लेकर सर्जरी की जरूरत पड़ती है? जी देखिए, उम्र जो राइनोप्लास्टी की आइडियल एज है, जो हम लोग बोलते हैं जिस उम्र में कराना चाहिए, वो तब कराना चाहिए जब नाक की ग्रोथ पूरी हो जाए। 15 से 16 साल के बाद नाक की ग्रोथ पूरी हो जाती है। तो हम लोग फीमेल्स में बोलते हैं जनरली जो आइडियल एज है वो आफ्टर 16 है, और लड़कों में मेल्स में बोलते हैं वो है आफ्टर 18। अब लेकिन और भी चीजें हैं, जैसे कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं कई सारे, क्लेफ्ट लिप जो कटे होठ और तालू जो बोलते हैं, उसमें भी नाक का अपीयरेंस चेंज रहता है। उस स्टेजेस में हम लोग एक शुरू में ही करते हैं, 2 साल या 3 साल की उम्र में राइनोप्लास्टी करते हैं, थोड़ा सा नोज का करेक्शन, और जो मेजर करेक्शन है वो जब एडल्ट हो जाते हैं 14 या 15 साल के बाद वो सर्जरी करी जाती है। एक्सीडेंट तो ऐसा है, एक्सीडेंट्स होने के बाद अगर नाक का शेप चेंज हो जाता है तो उसको तो फिर कोई उसमें उम्र का कोई वो क्राइटेरिया नहीं है, वो जब भी उम्र है उसमें हमें शेप चेंज है तो उसको हमको ठीक करना है। चलिए डॉक्टर साहब, काफी अहम जानकारियां आपसे हम ले रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब चूंकि हमने काफी कुछ चर्चा में शामिल कर लिया है, आपने बताया कि किस उम्र किस वर्ग में सर्जरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन ये भी देखने में आया कि बहुत सारी ऐसी सर्जरी होती है जिसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, उसके बाद भी कुछ कुछ ऐसे दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। राइनोप्लास्टी को लेकर भी क्या ऐसी कोई हिदायत दी गई है या ऐसी कोई वार्निंग है जिसे फॉलो करना जरूरी है? जी हाँ, बहुत सारी हिदायतें रहती है। देखिए, हर सर्जरी के अपने इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमको पहले से समझाना रहता है। राइनोप्लास्टी जनरली जो परफॉर्म करते हैं हम लोग करते हैं वो अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, मतलब पूरा बेहोश करके पेशेंट को किया जाती है सर्जरी। अगर प्रॉपर पूरी सेप्टोराइनोप्लास्टी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो बेहोशी से जो होने वाले खतरे उसके बारे में भी समझाते हैं, और जो सर्जरी से होने वाले खतरे उसके बारे में भी समझाते हैं। इसमें ये सब प्रॉब्लम आ सकता है कि थोड़ा सा खून का जमाव हो सकता है, एकदम जैसा प्रॉपर शेप चाहिए वैसा कभी कभी नहीं आता। कभी कभी अंदर ओपन करने के बाद पता चलता है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था जो हड्डियों को और जो कार्टिलेजेस को, वो वैसी नहीं है, वो बहुत ढीली है या बहुत नरम है। उसमें हमको कभी ग्राफ्ट लेना पड़ सकता है, और ये सब माइनर कॉम्प्लिकेशंस है। मेजर कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा बहुत से रेयर कॉम्प्लिकेशन है कि किसी को सूंघने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है अगर हम बहुत ऊपर तक जा रहे हैं राइनोप्लास्टी में तो। बट ये सब रेयर कॉम्प्लिकेशंस है, नॉर्मली ये सर्जरी बहुत रिवॉर्डिंग है। हाँ, पर ये है कि हम लोग डेफिनेटली मरीजों को ये चीज समझाते हैं कि आपको एक सेकेंड सर्जरी लग सकती है। कभी कभी जो अपीयरेंस अपन चाहते हैं वैसा आता नहीं है। कोई पेशेंट्स में ये वो रहती है टेंडेंसी कि उनमें सूजन ज्यादा आ जाती है, सूजन बहुत धीरे धीरे जाती है, या जैसा आप शेप कर रहे हैं वैसा शेप मिलता नहीं है। तो एक सेकेंडरी राइनोप्लास्टी करके चीज होती है जिसमें कि हम लोग 3 मंथ्स बाद या 4 मंथ्स बाद वापस से उस नोज को वो करके ठीक करते हैं। अच्छा, इसमें और भी चीजें होती है कि कई जगह हमको जहाँ पे कुछ चीज की कमी है, जैसे हड्डी की कमी है या सेप्टम कार्टिलेज हमारे पास नहीं है या बहुत खराब हालत में है, तो हमको कहीं और से हड्डी निकालना पड़ता है। तो हम लोग कई जगह ऐसी होती है शरीर में जहाँ से हम लोग हड्डी या कार्टिलेज निकाल सकते हैं, जैसे कान के पीछे से हम लोग कार्टिलेज निकालते हैं। जो रिब्स होती है, रिब कार्टिलेज जो होती है, छाती की जो हड्डी होती है, उसको निकाल के उसको भी हम लोग नाक में कई डालते हैं, और कुछ आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स भी आते हैं जो कभी डालते हैं। तो ये सब के बारे में बताना पड़ता है कि ये सब क्योंकि बाहर की चीजें हम लोग लगा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। ये अगर हिल गई हड्डी या आपको चोट लग गई या बाद में कहीं उसमें हो गई, मार लग गई या कुछ हो गया, तो ये टेढ़ापन आ सकता है नाक में। ये सब चीजें हम पहले से बता देते पेशेंट को। ऑपरेशन के बाद जो हिदायत लेना वो बोलते हैं कि हम लोग 2 दिन तक जनरली पैकिंग करके रखते हैं नाक की, ताकि इसमें जो अंदर ब्लीडिंग वीडिंग नहीं हो। और अगर सेप्टम कर रहे हैं, हड्डी का काम कर रहे हैं, तो प्लास्टर लगा के रखते हैं नाक में 7 डेज तक। 7 डेज बाद ये प्लास्टर निकल जाता है। आइस लगाने बोलते हैं हम लोग, और ये समझाते हैं पेशेंट को कि 2 से 3 हफ्ते में सूजन पूरी उतरेगी, और जो एक्चुअल रिजल्ट जो आएगा आपको 1 महीने में मिलेगा। 1 महीने में जो एक्चुअल रिजल्ट है, पूरी सूजन उतरने के बाद 1 से 2 महीने में आपको पूरा रिजल्ट मिल जाता है। उतना पेशेंट्स रखना पड़ता है, उतना थोड़ा सा पेशेंट लोग को वेट करना पड़ता है।
बिल्कुल, और ये तो बहुत कॉमन सी बात है जो आप बता रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर साहब, हमने इतनी कुछ इस राइनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में चर्चा कर ली है, लेकिन इसे मेजर ऑपरेशन माना जाए या माइनर माना जाए, पहला सवाल। दूसरी बात यह कि इसका रिकवरी टाइम कितना होता है? ये डेफिनेटली एक मेजर ऑपरेशन है। मेजर ऑपरेशन इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब राइनोप्लास्टी करते हैं तो पूरा काम करते हैं। ये लोकल एनेस्थीसिया में भी करा जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में भी करा जाता है। जब लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है तब इसे माइनर सर्जरी बोलते हैं, लेकिन उसमें काम छोटा सा रहता है। जैसे सिर्फ हमको ये बेस इसको कम करना है तो ये हम लोकल एनेस्थीसिया वहीं पे इंजेक्शन देके कर सकते हैं। सिर्फ हमको ये टिप कम करना है तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी नाक का अपीयरेंस चेंज करना है या पूरी नाक की डिफॉर्मिटी को ठीक करना है तो ये मेजर सर्जरी में गिनी जाती है, क्योंकि ये पूरा बेहोश करके पेशेंट को एडमिट करके किया जाता है। लेकिन डिस्चार्ज अगले दिन हो जाता है। ये डे केयर सर्जरी बोलते हैं इसको, कि पेशेंट भर्ती हुआ, ऑपरेशन हुआ, अगले दिन पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। दूसरा जो सवाल आपने किया कि मतलब इसका रिकवरी टाइम, तो जैसे कि मैंने बताया कि थोड़े दिन तक नाक का एक छोटा स्ट्रक्चर, एक क्लोज एरिया है करके सूजन रहती है। 6 to 7 डेज तक वहां पे सूजन रहती है नाक में। पूरी सूजन जाते जाते 3 to 4 वीक्स मतलब 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, और जो एक्चुअल रिजल्ट आता है, कंप्लीट रिकवरी जो आपको मिलती है, वो 1 to 2 मंथ में मिल जाती है। चलिए, तो रिकवरी का भी ज़्यादा वक्त नहीं, ये ऑपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता होगा कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन है, उसके हिसाब से रिकवरी हो सकती है। और सब आपने हालांकि बताया कि किन कॉम्प्लिकेशंस में ध्यान रखना होता है। एक और सवाल कि क्या इस सर्जरी को दोबारा भी करना पड़ सकता है? हाँ, ये सर्जरी एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, सेकेंडरी राइनोप्लास्टी। मरीज आते हैं, वो सिर्फ सिम्टम को लेके आते हैं कि हमारा कहीं पे ऑपरेट हुआ, हमारी सिर्फ नाक टेढ़ी थी, हमने नाक सीधी कराने की सलाह दी तो कराई, लेकिन हमारी नाक का अपीयरेंस चेंज हो गया है। तो उन केसेस में हम लोग सेकेंडरी राइनोप्लास्टी करते हैं, जो वापस से बुला के उनको राइनोप्लास्टी करी जाती है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनकी सेकेंडरी राइनोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। अगर पहली सर्जरी अच्छे से करी जाए तो उसकी जरूरत नहीं आती है, मैं ये बोलना चाहूँ। पूरे नोज को कंप्लीटली एनालाइज करना चाहिए। सिर्फ एक डिफेक्ट नहीं होता नोज में, बताया जैसे कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो पूरी नोज को कंप्लीटली एनालाइज करके अगर पूरे प्रॉब्लम एक साथ अगर हम टैकल करेंगे तो सेकेंडरी सर्जरी की जरूरत नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब, नाक का आकार बदलने के लिए क्या एक सर्जरी ही एक उपाय है या कोई और ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जिसको फॉलो करके जिसको नीड है इस तरह के सर्जरी की, उसे अपने ऊपर लागू करके या कुछ ऐसे ऑप्शन में जाकर भी इसे ठीक कर सकता है, या केवल सर्जरी एक उपाय होता है? मोस्टली देखिए, नाक का और ठीक करे कुछ टेम्पररी इलाज होते हैं। जैसे कि अगर सिर्फ नाक का हमको ऊपर से साइज बढ़ाना है तो फिलर्स या आर्टिफिशियल फिलर्स वगैरह आते हैं जिनको इंजेक्ट करके नाक का आकार थोड़ा चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये सब टेम्पररी है और ये सब से रिजल्ट भी नहीं मिलता। 6 महीने 8 महीने बाद ये वापस नाक वैसी हो जाएगी, वो शरीर उसको सोख लेगा जो फ्लूइड हम लोग डालते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि सर्जिकली ही ठीक हो सकती है, ना कोई एक्सरसाइज ना कोई मेडिसिन से इनको ठीक कर सकती है, एक्सेप्ट अगर आपको कुछ वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या नाक में सूजन है, अंदर की जो मेम्ब्रेन है या म्यूकोसा है वो सूज गई है, तो वो सूजन को हम दवाइयों के थ्रू ठीक कर सकते हैं। बट अगर आकार चेंज करना है तो सर्जरी ही ओनली ऑप्शन है उसका। जी, इससे पहले भी हमने बात की है कि जो फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने अपने नाक की सर्जरी करवाई है। रेनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में अगर बात करें डॉक्टर साहब, इससे लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है? क्या जो रेनोप्लास्टी को लोग समझ पाते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से आप तक आते हैं, या किस तरीके से आप तक पहुंचकर ये ऑपरेशन करवाते हैं? आजकल के लोग बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है, तो फीमेल्स खासकर आजकल सर्च करती है, उनको नाक नहीं पसंद है तो हमारे पास आती है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि लोगों में इसकी जागरूकता बहुत कम है। वो लोग चाहते हैं कि छोटा से उसमें हमारे नाक का साइज चेंज हो जाए, बिना ऑपरेशन के चेंज हो जाए। अभी भी ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर उनको बता दे कि ये फिल्म स्टार्स ने इतने बार राइनोप्लास्टी कराई है तो वो कन्विंस हो जाते हैं, ऐसा होता है। पर जागरूकता की बहुत कमी है अभी भी, और ये प्रोग्राम के माध्यम से मैं लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ये एक मुश्किल सर्जरी नहीं है। मतलब अगर अच्छे हाथों से कराई जाए तो ये सर्जरी और अच्छा रिजल्ट देती है। आपको जागरूक होने की जरूरत है और आपको आपका प्रॉब्लम समझने की जरूरत है। बिल्कुल, प्रॉब्लम समझने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत ही कम कीमत पर ये ऑपरेशन संभव है, बनिस्बत ये तय किया जाए कि आखिरकार कितने कॉम्प्लिकेशंस इस ऑपरेशन में हो सकती है। डॉक्टर साहब, इस चर्चा में आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो हेल्थ गुरु में आज हमने चर्चा की है राइनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में, जो कि लुक के लिए भी बेहद जरूरी है और साथ ही अगर ब्रीदिंग से संबंधित कोई समस्या है उसमें भी ये काफी कारगर साबित होती है सर्जरी। तो हेल्थ गुरु में अगले अंक में कुछ ऐसे ही और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।